हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही कठिन टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही क्लिष्ट टॉपिक माना जाता है और ये कॉमन टॉपिक है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में ये कॉमन है। ओके, तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा तो हमें हिस्ट्री और पॉलिटी में अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक साथ एक टॉपिक तैयार करो और दो सब्जेक्ट के पोर्शन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा क्लिष्ट टॉपिक है, धीरे धीरे समझिएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, भारत के संवैधानिक विकास में हम देखेंगे कि अचानक से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं आ गई, अचानक से संविधान सभा नहीं आ गई और इसने 2-3 साल में भारत का संविधान बना दिया, बल्कि ये लॉन्ग प्रोसेस था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में रूल कर रही थी तभी से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। महारानी उस समय क्राउन के नेतृत्व में भारत का शासन था, आप जानते होंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, देन आफ्टर 1858 के अधिनियम के बाद डायरेक्ट महारानी का शासन हो जाता है। तो क्राउन के अंतर्गत ही, उन्हीं के अंडर में धीरे धीरे संवैधानिक विकास शुरू हुआ और आगे चल के 1950 तक ये संविधान हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो धीरे धीरे धीरे, कहते नहीं ईंट जोड़ जोड़ कर बिल्डिंग बनती है, आशियाना बनता है, ऐसे ही धीरे धीरे कई सारे अधिनियम आते गए और उनको समराइज वे में करके हमारा संविधान बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिया गया है या कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ऐसा गलत है। ओके, भारत सरकार अधिनियम ये जो 1935 है ना, 1935 में जो नियम कानून थे, जो संवैधानिक डेवलपमेंट भारत का हो चुका था, उसको ऑलमोस्ट हमारे संविधान में रखा गया है। 2/3 हमारे संविधान का 2/3, 2/3 मतलब 3 हिस्से में 2 हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और एक हिस्सा कुछ देशों से लिया गया है। वहाँ की जो अच्छी बातें थीं संविधान में शामिल करने लायक, उनको हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने शामिल किया। अच्छी बात है, अगर हम दूसरे की अच्छी आदतें कॉपी करते हैं तो क्या दिक्कत है। ओके, तो पूरा कॉपी नहीं किया गया हमारा संविधान, बल्कि एक हिस्सा कॉपी किया गया है और 2 हिस्सा 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो हम आज 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 और संविधान सभा तक समझेंगे, जिसने भारत का संविधान बनाया। वैसे मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर, संविधान सभा पर, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं एग्जाम में हमारे। तो हम लोग समझते हैं भारत का संवैधानिक विकास 1773 से लेकर 1950 तक, और जो मेन पॉइंट हैं इनको तुरंत आपको ना नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है ये पॉइंट, तो भूल जाएंगे आप। इसलिए बिना कॉपी कलम के ना आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है ना। तो कॉपी कलम निकालिए और नोट डाउन करिए, किस रेगुलेटिंग एक्ट, किस चार्टर एक्ट, किस अधिनियम में कौन सा प्रोविजन जोड़ा गया, शामिल किया गया, वो तुरंत मैं आपको नोट करवा देता हूँ। इनमें 2 अधिनियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3, एक 1773 का अधिनियम और एक आपका मार्लेमेंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट भारत सरकार अधिनियम, इसको तो हम बताएंगे और संविधान सभा के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, है ना। तो बराबर प्रश्न पूछा जाता है ना कि द्वैध शासन डायरकी सिस्टम प्रांतों में कब लागू हुआ, हाँ, सेंटर में कब लागू हुआ, कब डायरकी सिस्टम स्टेट से हट गया, पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। वीडियो पसंद आया करे तो यार लाइक कमेंट कर दिया करिए। अब बहुत जल्दी ही
हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बस सेटअप हमारा तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी सेटअप तैयार हो जाएगा। आप लोग ऐसे सहयोग करते रहें। तो नोट करिए, मेन पॉइंट नोट करवा देता हूं। तो देख पा रहे होंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दिया हुआ है। इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा फायदा मुनाफा पा रही थी कि वो पूरा डेटा बता भी नहीं रही थी सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जिसके कारण उसको निगरानी में लाने का प्रावधान प्रोविजन किया जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष हो गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ओके, और इसके लिए मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। पॉइंट शुड बी नोटेड। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई, किस अधिनियम के तहत? इसी 1773 के अधिनियम के तहत होती है, ओके। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नर जनरल, इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। मद्रास बंबई की सरकारें बंगाल के अधीन हो जाती हैं, याद रखना। पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, लेकिन अब ये दोनों मद्रास और बॉम्बे या बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गई। 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड का गठन किया जाता है ना, कंपनी के लिए, कंपनी में। तो ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, इनको नोट कर लीजिए। फिर है 1793 का चार्टर एक्ट, कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखना, शुरू में जब 1600 ईस्वी में ये कंपनी भारत आती है तो इसको स्टार्टिंग में 15 साल का लाइसेंस दिया गया था केवल, और धीरे धीरे ये लाइसेंस रिन्यूएबल होता जाता है, इसका टेन्योर बढ़ता जाता है। तो किस अधिनियम के तहत 20 वर्ष बढ़ा दिया गया? तो 1793 अधिनियम में, चार्टर के तहत 20 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सभी गवर्नर जनरलों को दे दिया गया, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। देन 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, है ना। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब सेंट्रलाइजेशन किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ओके। अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ठीक। गवर्नर जनरल में वाले वीडियोस में मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया, वहां देख सकते हैं आप, ठीक। नेक्स्ट है 1858 का अधिनियम। तो आप जानते हैं 1857 में विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश हुकूमत रूल करने लगती है भारत में। तो ये 1858 के अधिनियम के तहत ही होता है। द्वैध शासन इसके लागू होने से समाप्त हो गई, है ना। जो द्वैध शासन वगैरह था स्टेट में, वो समाप्त हो जाता है, तथा देशी राजाओं का क्राउन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। जो रजवाड़े वगैरह थे, जो मोनार्की थी, उनका डायरेक्ट रिलेशन मेंटेन होता है, किसे? क्राउन से, महारानी से। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, ठीक। तो अब जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगेगा। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बनता है, ठीक। दिन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा जहां एक और संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम अब धीरे धीरे क्या होगा? ओपन होगा, और इसकी शुरुआत भारत में होगी। भारतीयों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला। वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति व गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष भी कर दिया। मतलब अब धीरे धीरे क्या हुआ? भारतीयों का स्थान बढ़ाया जाएगा, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति या गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी किया जाएगा, इससे मतभेद भी होने लगेगा। इसके तहत वार्षिक बजट पर वाद विवाद होने मतलब स्टार्ट होने लगे। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परंतु मत विभाजन का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। मतलब डिबेट वगैरह का अधिकार हुआ, लेकिन मत विभाजित का अधिकार अभी भी नहीं मिला था लोगों को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो एक्ट। तो इस
अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि दो लोग इसमें शामिल थे, एक मार्ले एक मिंटो, इसलिए ज्वाइंट मार्ले मिंटो अधिनियम हो गया। ठीक, ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इस मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होने लगती है। धीरे 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 सांप्रदायिकता यहाँ से बढ़ेगी। हाँ, विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि, इससे सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने आदि का अधिकार मिल गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, वही है ना कि सेपरेट इलेक्शन सिस्टम फॉर मोहम्मडन्स, जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा थे वहाँ पर मुस्लिम ही वोट कर सकते थे और मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े किए जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, सांप्रदायिकता धीरे 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 बढ़ेगी, है ना, कम्युनलिज्म धीरे 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 डेवलप होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और ये कांग्रेस भी नहीं समझ पाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही सांप्रदायिकता तेजी से बढ़ने लगती है। ओके, और नेक्स्ट है आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसको किया था, इन्हीं के नेतृत्व में, इसलिए इसका नाम ही उनके नाम पर पड़ गया। ठीक, अब सांप्रदायिक जो निर्वाचन था उसके दायरा को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब इस अधिनियम के तहत सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ओके, सिख कम्युनिटी के लिए भी आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था कि बौद्ध के लिए, जैन के लिए, पारसी के लिए, यहूदी के लिए, है ना, क्रिश्चियंस के लिए, सबके, दलितों के लिए, सबके लिए ये पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया जाए और आपस में यूनिटी बन ही ना पाए भारत में, ऐसे ही विवाद डिस्प्यूट होता रहे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है और पूछा गया प्रश्न, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक ना, तो इतना नोट कर लें आप। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और प्रांतों में द्वैध शासन की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से, बर्मा मतलब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया जाता है और भारत में आरबीआई की स्थापना होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश फ्रॉम व्हिच एक्ट। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और देन आप जानते हैं भारत में 1946 में संविधान सभा की स्थापना होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नेतृत्व में भारत का संविधान बनकर तैयार होता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे भारत का संविधान बनने में, लेकिन इस संवैधानिक विकास के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं कि ये संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रोसेस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर 1950 में ये कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। तो अब कोई पूछे कि संविधान बनने में 3 साल लगा क्या, तो नहीं, बताना है आपको भैया कई साल लगे, लेकिन धीरे से बाद में बता देना है, हाँ सही कह रहे हो 3 ही साल लगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।